सर सबसे पहले जो आपकी सरकार है, जो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि निवेश के लिए आपने किस तरह की नीतियों को आकर्षक बनाने की और कोशिश की है? कुछ जो हाइलाइट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और अब 25वां वर्ष छत्तीसगढ़ का चल रहा है। हम उस दौर पे अब आ गए हैं कि भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा हो, छत्तीसगढ़ को हम किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, इस पर काम करने का समय आ गया है। हमारे राज्य में फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है और इसलिए जो औद्योगिकीकरण होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे, कुछ क्षेत्रों में सीमित हो गया है औद्योगिकरण, उसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हो ताकि छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के भी हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, वहाँ की तरक्की हो। हमने बहुत गंभीरता से नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए खूब हमने एक्सरसाइज की, मेहनत किया और एक कॉम्प्रिहेंसिव औद्योगिक नीति बनाई। इस औद्योगिक नीति की खास बात यह है, पहला ये कि हमने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को उद्योगों के लिए वहां की क्षमता के हिसाब से निर्धारित किया कि उद्योग जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में लगे, इसको ध्यान रखा है। दूसरा, अनुदान और सरकार की रियायत का आधार इन्वेस्टमेंट की राशि को नहीं रखा है। हम कितनी सुविधाएं, कितनी रियायत उस इकाई को देंगे, इसका आधार रखा है वो हमारे कितने नौजवानों को वो रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसलिए टूरिज्म को हमने उद्योग का दर्जा देकर टूरिज्म के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम किया है और पिछले 6 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार इन्वेस्टर मीट किया है उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, उसकी शुरुआत भी हो गई है। काम जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर से लेके अन्य जो चीज़ों पर काम जिस तेज गति से हो रहा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में उद्योगों के लिए भी हब बनेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, राज्य की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और प्रदेश तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव हम इस रजत जयंती वर्ष में रखने की दृष्टि से हमारी तैयारी है। एमएसएमईज को लेकर के क्या सोच रहे हैं? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में देखें तो एमएसएमई का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एमएसएमई का ही है और ये ऐसे उद्योग हैं, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब से एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने खूब कदम उठाए और इवन कोरोना के दौर में भी जिस प्रकार से पैकेज की घोषणा भारत सरकार ने की, रियायत दिया, सुविधाएं दी। आज कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उससे जुड़े हुए उद्योग लगे, किसानों को भी फायदा होगा। ऐसे क्षेत्रों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं कि इस फील्ड में और मजबूती आए ताकि समग्र रूप से छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास हो। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, सर्वविदित है। ऐसे में किसानों ने और भी जो प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद और कर रहे हैं सर, इसके लिए
खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के और वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग को लेकर के क्या और योजनाएं हैं? देखिए, फूड प्रोसेसिंग की बहुत संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में। पहले भी प्रयास हुए हैं पर बहुत कारगर साबित नहीं हुए, मुझे ऐसा लगता है। नए सिरे से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, जिसका स्कोप बहुत है छत्तीसगढ़ में। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने हैं उनका एक्सपांसन का, उनको अपग्रेड करने का, ये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में इतने प्रकार के उत्पादन हैं, उन उत्पादनों का ठीक प्रकार से उपयोग हो तो निश्चित रूप से ये किसानों को भी मजबूत करेगा, रोजगार के सृजन भी होगा और हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास भी होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद आपको क्या लगता है कितनी चीज़ें बेहतर हुई हैं और इसको और अच्छा करने के लिए, ताकि हमें और अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स इसके मिलें, क्या कर सकते हैं? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वास्तव में एक युग परिवर्तनकारी नीति है उच्च शिक्षा को लेकर के। जब हम उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले देखते हैं तो एक रिजिड बाउंड्री हुआ करता था और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी। इसको आप ऐसे समझिए कि एक मशीन तो थी परंतु उसमें रस नहीं था, उसमें जीवन नहीं था, उसमें आनंद नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उस शिक्षा में इस आनंद, रस, स्वतंत्रता को शामिल किया है। मैं इसको सरल भाषा में कह रहा हूँ, परंतु आप इसको ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा क्या है। तो पहली ही उसकी आत्मा है जो कि मेरे ख्याल से भारतवर्ष भर के विद्यार्थियों की समस्या थी कि लोकल लैंग्वेज, या अगर मैं हिंदी भाषी हूँ तो जैसे ही मैं हायर एजुकेशन में जा रहा हूँ या स्कूल एजुकेशन में जा रहा हूँ तो मेरे को इंग्लिश की समस्या आ रही है, मटेरियल्स नहीं है, वीडियो लेक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है हिंदी बोलने वाले। दूसरा, हायर एजुकेशन से एक बड़ा पार्ट छूट गया था जिसको हम भारत की संस्कृति कहते हैं, जिसको हम भारत के पुरातात्विक विरासत कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये बताया कि यहीं पर ज्ञान है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, प्रोफेसर को और इवन जो यूथ, एनईपी सारथी एक शब्द है, जो यूथ हैं उनको उन्होंने कनेक्ट किया कि आप ये बताओ कि यहाँ पर ज्ञान है, विज्ञान है। जी, बहुत बूम किया है पिछले काफ़ी वक्त में प्रदेश ने रियल एस्टेट में। आपको क्या लगता है कि बहुत तेज़ी से जिस तरीके से उन्नति हो रही है इस सेक्टर में, उसमें आपको कहीं कुछ ऐसी चूक लगती है कि हम इस दिशा में, इस क्षेत्र में थोड़ा और काम करेंगे तो प्रदेश की स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी और निखर कर आएगा? इस क्षेत्र में तो खैर ऐसा दिक्कत है नहीं। आज के दिन में जिस तरीके से पूरे इंडिया में बूम चला हुआ है रियल एस्टेट को लेकर, तो रियल एस्टेट को लेकर जो है, जो हम जो एक नॉर्म्स लाते हैं कि जो कस्टमर को एक फुलफिल होना चाहिए, कस्टमर क्यों प्रॉपर्टी खरीदेगा, यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो रहता है हम जो बिल्डर, एट द बिल्डर हम लोग ये देखते हैं कि कस्टमर को नीड क्या है जी। जब कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है उसके अकॉर्डिंग आसपास उसको क्या मिल रहा है। तो रियल एस्टेट एक बेटर है सबके लिए, इन्वेस्ट आप कर सकते हो और बहुत अच्छा है अभी आज की डेट में। देखिए, सपनों का घर वो बहुत मुश्किल अभी भी है। मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो एक घर जो ज़िंदगी भर का सपना होता है किसी भी एक परिवार का, कि एक छोटा सा घर हो, लेकिन वो खरीदना अभी भी बहुत मुश्किल है। इस पर मैं आप से सवाल पूछूंगी कि एक मिडिल क्लास अगर एक छोटा सा घर खरीदना चाहता है, एक जो बजट होता है उसका सामान्य सा बजट है, बहुत हाई नहीं है, तो क्या ऑप्शंस वो अपने लिए यहाँ पर देख सकता है? देखो, पॉकेट से सबकी परफेक्ट रहती है। जैसे हम अष्टविनायक का कस्टमर को एक पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग सब चीज़ें फुलफिल करते हैं। आज हमारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट देखोगे तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो हम आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग और आपको जो रेरा, जो आपको एक सोसाइटी में आपको एक एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट में तो सब चीज़ें मिलेंगी। और आज के डेट में 5 लाख से 1 करोड़ के बजट वाले हैं तो घर आपको प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, और प्रकाश जी, और अच्छा घर, बेहतर घर, बेटर आपको सोसाइटी मिलेगी। आप कैंपस के अंदर रह रहे हो, आपको जितने भी जो नीड होती है, जो आपको आपके सपनों को, आशियानों को पूरी करेगी। नहीं, हमको एक सोसाइटी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, आपको कैमरे में लगे होने चाहिए, हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर एमिनिटीज पूरी होनी चाहिए, एमिनिटीज होनी चाहिए, तो पूरा सब चीज़ों को हमने फुलफिल करते हैं। डॉक्टर अरविंद तिवारी, देखिए आजकल एजुकेशन में जो सबसे बड़ी बात होती है, स्किल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो
उसको आप अगर हम बात करें कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्किल्स एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है उस पर वाकई में काम? एक्चुअल में स्किल के दो मायने हैं और हमारे विश्वविद्यालय ने इसमें एक नया शब्द जोड़ा है, लोक कौशल। स्किल का सीधा सीधा मतलब है कि आप जब ग्रेजुएशन करके निकलें, आप जब 12th करके निकलें, तो आपके पास लोकल नीड के अकॉर्डिंग एक ऐसा कौशल हो कि मार्केट आपको एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो विकसित की जा रही हैं। ये आज की बात नहीं है। आप अगर पीछे शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे तो ITI बनाई ही इसीलिए गई थी कि जो औद्योगिक समय हमारा प्रदेश का या देश का चल रहा है उसमें ITI से बच्चे प्रशिक्षित होकर के वहाँ पर जाएं। वो उस समय की व्यवस्था थी। अगर आप कॉमर्स के सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ICT टेक्नोलॉजी इक्विप्ड होना पड़ेगा, लेटेस्ट जो रूल रेगुलेशन आ रहे हैं उससे होना पड़ेगा, तब आप किसी CA के नीचे काम कर पाएंगे या स्वयं CA बन पाएंगे। आज अगर आप कारपेंटर का भी काम करते हैं तो उसमें भी कौशल की आवश्यकता है, उसमें भी तमाम मशीनें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो यही इसी ब्रिज का काम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को करना है, जिसको हम लोक कौशल कह रहे हैं। तो भारत में भी इस लोक कौशल को और कौशल को विकास करके हम इन सर्विस सेक्टर में जो सबसे बड़ा गैप है उसको भरने की कोशिश तो उसको भरने की कोशिश की जाएगी, तब बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर जनरेट होंगे। सुनील जी, आप ये बताइए, क्या आपने जो ये टारगेट लिया है कि आप हर साल 50,000 पौधे लगाएंगे, क्या मकसद है आपका इसके पीछे? क्या सोचकर आपने ये शुरू किया था? नहीं, ज्योति जी बताना चाहूँगा, रामदास ज्योति फाउंडेशन मेरे माता पिता के नाम पे है। 2014 में उनके विवाह वर्षगांठ के अवसर पर हमने अनाउंस किया था। और वैसे तो हम सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन मैंने महसूस किया कि अभी भारत में जो सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को लेकर है जी। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगों के विस्तार के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंची है, जिससे जनजीवन असामान्य हो रहा है। तब मैंने पाया, क्योंकि मैं सड़क कार्य से जुड़ा हूँ, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, तो सड़क बनाने पर भी बहुत सारे पेड़ की कटाई होती थी, तो बहुत दर्द होता था। तब मैंने संकल्प लिया कि क्यों न हम इसको बढ़ावा दें। तब पाया कि अपने को पेड़ लगाने चाहिए जी। पौधे लगाते हैं सब, जो सस्टेन नहीं करते हैं 1-1.5-2 फुट के। सरकारी तंत्र भी अपने अपने क्षेत्र में आप देखेंगे कि पौधे की ही बात करते हैं, लेकिन मैं पेड़ों की बात करता हूँ। रायगढ़ में मैंने छोटी सी 6 एकड़ की एक नर्सरी बनाई है और उसमें हम लगभग 3 लाख पौधों की क्षमता की नर्सरी है। प्रतिवर्ष हम 6 फुट से बड़े, अपनी ऊंचाई से भी बड़े पेड़ हम निर्माण करते हैं। वर्षा काल के समय ही पूरे क्षेत्र के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, न केवल हम, चाहे लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो, जेसिस क्लब हो, अग्रवाल समाज हो, श्याम सखी मंडल हो, ऐसे बहुत से सरकारी उपक्रम हैं, पार्षदों के साथ, महापौर के साथ, उनके मोहल्लों में हम सबके साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए हम पेड़ का वृक्षारोपण करते हैं। प्रतिवर्ष हम 50,000 पेड़ लगाने का संकल्प लेते हैं और जब हमको कोई कॉल करता है हमारी नर्सरी में हमें पेड़ चाहिए, हम पहुंचा कर भी देते हैं। सुनील रामदास जी, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए और क्या करते हैं आप? देखिए, बहुत खूबसूरत पहल ये है और इसका जो रिजल्ट है वो देखने लायक है, क्योंकि जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनको महसूस होता है जब हम यहाँ की ज़मीन पर पैर रखते हैं, यहाँ की आबो हवा में जो इतनी खूबसूरत, इतनी स्वच्छ आबो हवा है, इसमें जब हम सांस लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि दिल्ली से और यहाँ के शहर में क्या डिफरेंस है। नहीं, बताना चाहूँगी ज्योति जी, वास्तव में भारत में तो बहुत गंभीर स्थिति है अभी भी पर्यावरण को लेकर। यहाँ की वायु की गुणवत्ता में भी बहुत पीछे हैं हम जब भी फॉरेन जाते हैं आप देखेंगे कि हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम कहाँ न्यूजीलैंड आ गए, वियतनाम आ गए, यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ एक तो वहाँ जनसंख्या कम है, ऊपर से वहाँ के लोग पर्यावरण को खुद क्षति बहुत कम पहुँचाते हैं। हमारे अवेयरनेस की भी कमी है और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उसको हम 2M दर्जा देते हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना है। तो आप देखेंगे कि भारत में उद्योगों से धुआं, व्हीकल जो इतने ज़्यादा है जनसंख्या उस पर धुआं, ऊपर से जो वर्षा काल का पानी का संचयन ठीक से न होना, वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई, ऐसे 10-12 कारण बहुत प्रमुख है। वेस्ट मैनेजमेंट में कमी, हालांकि पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन जनसंख्या भी चुनौती बनी हुई है, हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अभी सिर्फ इसको सामाजिक कार्य, एक चैरिटी कार्य ही से नहीं होगा, इसको रोजगार के अवसर में भी बदलना होगा
और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, जन आंदोलन बनाना होगा, अपनी जिम्मेदारी ले, इसको पाठ्यक्रम में भी डालना होगा बच्चों को कि हमको क्या काम करने हैं। इसमें बहुत बृहद कार्यक्रम चलाना होगा। चल तो रहा है लेकिन बहुत नाकाफी है, हम और बहुत काम- पीछे हैं। और काम करने की ज़रूरत है। रामदास द्रौपदी फाउंडेशन की अगर हम बात करें, ये किस तरीके से काम कर रहा है और अपने साथ काफ़ी संख्या में लोगों को जोड़ा भी है और जोड़ भी रहा है। नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा इस विषय पे ज़्यादा न कहते हुए, भाई मैं जैसे मैंने बताया मेरे माता पिता का नाम है, मैंने उनके सामने फाउंडेशन बनाया ताकि मेरे माता पिता को पता चले मेरे बच्चे क्या काम कर रहे हैं, हम उनकी जाने की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को तो जब वो 21, 22, 25 साल का होता है, जब वो अपने पढ़ाई लिखाई करके शादी कर लेता है या अपने काम पे लग जाता है, नौकरी करे, व्यापार करे, उसको चैरिटी का काम भी पैरेलल चालू कर देना चाहिए, चाहे छोटे रूप में करे, और अपने माता पिता के नाम पर ही करना चाहिए ताकि उनके बच्चे आप सामाजिक कार्य घर से ही स्टार्ट करें, तभी आप अपना जो फर्ज है देश के प्रति और समाज के प्रति, धर्म के प्रति आप निभाएंगे, चाहे वो 1 रुपये का करें, चाहे क्षमता अनुसार, लेकिन करें। सुनील अग्रवाल जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। बहुत खूबसूरत और अच्छी चर्चा ये रही, बहुत जानकारी आपने दी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम कर रही है, हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में वो और तरक्की करे और लोगों की पहुंच वहां तक और आसान हो। शुक्रिया जी, धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सर। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसका नाम सुनते ही डर जाते हैं लोग, कैंसर, हम इसकी चर्चा आज आपसे इसकी शुरुआत करेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपको लगता है कि इसकी वजह क्या है? क्या, और ये भी होता है कि कई बार जिस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अगर शुरुआत में ही ये डायग्नोज हो जाती है तो बहुत हद तक इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2 चीज़ें शायद अभी हो रही हैं। पहली तो ये है कि ऑफ कोर्स कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जी। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अभी जो इलाज की विधियां हैं या फिर जो डायग्नोसिस की विधियां बोल सकते हैं, वो पहले बड़े शहरों में अवेलेबल थी, अभी छोटे शहरों में भी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जो सुविधाएं हैं वो आसानी से अवेलेबल हैं। तो उसके कारण से हम कैंसर को शायद जल्दी कम स्टेज या फिर अर्ली स्टेज में पकड़ पा रहे हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण हमारी लाइफस्टाइल में पिछले 20-25 साल में बोल सकते हैं, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 1990s के बाद में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो उसके कारण से ये एक तरीके का गिफ्ट हम लोग के लिए है, जो इनफैक्ट कैंसर के साथ साथ जो क्रॉनिक डिसीजेस बोल सकते हैं वो भी इस कारण से बढ़े हैं। सो ये 2 कारण हैं जिसके कारण से मेरे ख्याल से कैंसर अभी ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिल रहा है और शायद इसका इंसिडेंस भी ओवरऑल काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे तो जो सबसे कॉमन कैंसर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में वो है मुंह के कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर। मुंह के कैंसर के साथ साथ लंग का कैंसर होता है, पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्विक्स का कैंसर बोलते हैं, ये सबसे कॉमनली हम यहाँ देखते हैं। इसमें आपके मुंह के कैंसर में जिस कारण से ये होता है वो होता है तंबाकू। तो एक तरीके से अगर दूसरे तरीके से बताएं इसको तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। जी जी। अगर आप तंबाकू उपयोग नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म में तो इससे कंप्लीटली बचा जा सकता है। मतलब ये अपने आप में एक दावत देने वाली बात है इस बीमारी को। दूसरी बात, महिलाओं के संदर्भ में जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है वो माहवारी के समय महिलाएं खराब कपड़े, जो गंदे कपड़े उपयोग करते हैं, मतलब हाइजीन, जेनाइटल हाइजीन जो बोल सकते हैं, वो उसकी कमी के कारण से ये कैंसर होता है। एक वायरस होता है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, उसके कारण से ये कैंसर होता है। तो ये भी एक तरीके का प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो ये 2 कॉमन कैंसर हम यहाँ देख रहे हैं, नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ लोगों में आउट ऑफ 100 ओनली 10 लोगों में जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। सो हमारे पास आज के समय 2 मेजर स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर मैंने बताया, उसके लिए एक सिंपल सा पैप स्मेयर टेस्ट होता है। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट, बहुत सस्ता टेस्ट होता है। वो साल में एक बार हम कर सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स। सो उसमें अगर वो वायरस उसमें पैप स्मेयर में पता चलता है तो उसमें संभावना होती है कि वो कैंसर हो सकता है। दूसरा सबसे जरूरी जो स्क्रीनिंग मेथड है वो है मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट के कैंसर के लिए होता है। ये भी एक एक्सरे जैसा होता है, जैसे आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं उस टाइप का एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। ये हमको साल में एक बार 40 साल के बाद की महिलाओं के साथ करना चाहिए और इससे भी हम इन कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में या फिर प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके सिवा पुरुषों में अगर देखेंगे तो एक सीरम PSA होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है।
ये गाइडलाइंस में एज सच नेशनल गाइडलाइंस में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये सिंपल सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये कर सकते हैं। डॉक्टर अंकित, मेरा सवाल, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, बहुत सारी समस्याओं का जिक्र होता है और सबसे एंड में ईएनटी से जुड़ी जो कब क्योंकि लोग उसको कई बार इतना इग्नोर कर देते हैं, और ईएनटी से जुड़ी समस्याएं हम जब देखते हैं कि घर पे ही लोग इलाज करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं बजाय कि डॉक्टर से कंसल्ट। कभी कान में दर्द हो रहा है तो कोई ड्रॉप डाल लिया, या फिर नाक में कोई दिक्कत है तो कोई ड्रॉप डाल लिया। आपको नहीं लगता है आपकी ये जो शुरुआती दौर में गड़बड़ होती है, फिर ये एंड में जाकर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है? बहुत प्रॉपर अप्रोप्रिएट चीज़ आपने आज पूछी। ईएनटी को एक बहुत ही छोटे लेवल पे देखा जाता है। जैसे अभी डॉक्टर दिवाकर ने बताया, द मोस्ट प्रेवलेंस कैंसर इन छत्तीसगढ़, जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है वो ओरल कैंसर, ओरल कैविटी का। उसमें टंग भी इन्वॉल्व होती है, और जैसे उन्होंने बताया कि जो कॉज है वो टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाने से, सिगरेट लेने से। आज जितनी लाइफस्टाइल जितना सेडेंट्री हो चुका है, उसके कारण से बहुत कॉमन कॉजेज़ है। दिस इज़ अ इन कॉमन प्रेवलेंस है ये, और हम इसको बहुत इजी वे में लेते हैं। घर पे ही अगर हमें सर्दी हुई तो हम सोचते हैं घर पे ही उसका इलाज कर लेते हैं कि यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल एक्चुअली। आप यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। सो सिंपल एज दैट कि आप उस सब चीज़ों का इलाज घर पे नहीं कर सकते हैं। कोविड भी, जो कोविड-19 था, यानी एनी वायरल इन्फेक्शन, जो रूट है, जो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिशन होता है, दीज आर द ओरल रूट्स, यानी आइदर मुंह से होगा, नाक से होगा, या कान से जाएगा। कोई भी इन्फेक्शन को अगर जाना है, आपने गले में टॉन्सिल सुना होगा, दैट्स नोन एज पैलेटाइन टॉन्सिल। वैसे एक नाक के पीछे टॉन्सिल होता है, वी कॉल इट एज अ नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल। उसका बढ़ जाने के कारण से बच्चे जो होते हैं, और आजकल क्या हो गया है, बच्चों को हम बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं, इतना एक्सपोजर भी नहीं है, तो उसकी साइज़ बड़ा रहता है। एंड उसका साइज़ बड़े होने के कारण से बच्चा रात को जब सोता है तो मुंह खोल के भी सोता है, और मुंह खोलने के कारण, सोने के कारण से उसके जो दांत हैं वो भी आड़े टेढ़े होते हैं। थर्ड चीज़, जब माउथ ब्रीथिंग करता है तो ही स्टार्ट्स गेनिंग ओबेसिटी, विच इज़ गेटिंग एट इट्स पीक इन इंडिया। इस देश में हम तब बाहर निकलते हैं जब वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ, सर्विक्स कैंसर है, यू शुड गेट अ पेप स्मीयर डन एवरी ईयर। ओके, स्क्रीनिंग इतना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे एडिनॉइड्स है बच्चे को, तो उसके दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ही ब्रीथ्स थ्रू द माउथ, तो रात भर वो इतना थक जाता है, तो जब वो मॉर्निंग उठता भी है तो ही गेट्स टायर्ड, तो स्कूल जाने के लिए वो मना करता है, तो हमें लगता है ये तो नाटक कर रहा है। नो, दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज ही इज ब्रीथिंग थ्रू द होल नाइट, ही इज ब्रीथिंग थ्रू द माउथ, तो ही वॉज गेटिंग टायर्ड। वैसे अक्सर पेरेंट्स, जब बच्चा सुबह नाटक करता है स्कूल के लिए, तो सबको यही लगता है पेरेंट्स को कि वो बहाने बना रहा है। तो हमें किसी भी चीज़ के रूट कॉज पे जाना चाहिए। तो दैट्स अ थिंग कि आप जितना जल्दी किसी भी चीज़ के रूट कॉज पे जाएंगे तो इट्स इजी फॉर एनी डॉक्टर to diagnose it and as well as for the treatment wise also. Tonsillitis, sinusitis, ये दोनों जो बीमारी हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होना एज वेल एज सर्दी होने के कारण से हमारे साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाता है, वी कॉल इट एज साइनोसाइटिस। और जब टॉन्सिल में कभी इन्फेक्शन हो जाता है, गले में जो होता है, तो वी कॉल इट एज अ टॉन्सिलाइटिस। दीज आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। हेडेक होना, साइनोसाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको सर में दर्द होना, सर्दी होना, नाक से पानी आना, छींक आना, तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, तो ये साइनोसाइटिस के पीछे से। तो हाउ डू इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इनिशियली? एक्सपोजर टू द डस्ट, जब भी घर पे कभी हम डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू लग रहा है या वी आर कुकिंग, तो एक कपड़ा या मास्क लगा लें। अवॉइड करें कि कोल्ड प्रोडक्ट्स लेने का, ठंडी चीज़ों का लेने का, एकदम फ्रिज से तुरंत निकाला, एंड इफ़ यू कंज्यूम इट कैन कॉज इट। अवॉइड करें पॉल्यूशन है अगर बाहर, तो उसमें हम एक्सपोजर ना लें, तो वो एक हेल्पफुल हो जाता है। तो वी कैन वियर अ मास्क ड्यूरिंग दैट टाइम, तो हम मास्क पहन सकते हैं। सेम चीज़ गोज़ फॉर अ टॉन्सिलाइटिस ऑल्सो। या अगर आपको पता है कि रिपीटेडली इफ़ आई ईट कंज्यूम आइसक्रीम, अगर मैं आइसक्रीम ले रहा हूँ या कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ, तो उससे मेरे को गले में इन्फेक्शन होता है, सो वी कैन अवॉइड इट। डॉक्टर अंकित, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बढ़िया सजेशंस आपने दिए, और डॉक्टर दिवाकर पांडे, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।